यस। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर, वो चैप्टर नंबर 5 जो है अपना क्लास 12th का एनसीईआरटी का, उसी को पढ़ने जा रहे हैं आगे से। और उसके उस चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन के क्या प्रिंसिपल्स हैं, इसी को हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ सवाल हैं और कुछ जवाब हैं, जिनके जवाब हमको पता चलेंगे, कुछ सवालों के जवाब पता चलेंगे। वो क्या क्या सवाल हैं और कौन कौन से सवाल थे लोगों के दिमाग में। तो जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि कुछ सवाल थे लोगों के कि आखिरकार एक बच्चा अपनी माँ और बाप जैसा क्यों दिखता है, क्यों वो माँ बाप नहीं तो दादा दादी जैसा भी दिखता है, क्यों एक खानदान के बच्चे एक जैसे दिखते हैं, क्यों उनके फीचर्स सिमिलर होते हैं, क्या कोई ऐसी चीज है जो पास होती है, क्या कोई ऐसी, और अगर पास होती है तो कैसे पास होती है। ठीक, तो यही सब कुछ सवाल थे जो कि लोग सोचते थे, जिसका जवाब जानना चाहते थे। ठीक, तो इसी सब को सोचते हुए एक जो जेनेटिक्स की फील्ड का इजाद होता है, जेनेटिक्स फील्ड के बारे में पता चलता है, और इसका फादर या ये बात बोलें कि इसको ढूंढने वाले या इसके इन सवालों के जवाब को ढूंढने का सबसे पहले प्रयास करने वाले जो थे, वो थे हमारे मेंडल साहब। ठीक है, जॉर्ज मेंडल। ठीक है, जॉर्ज मेंडल या फिर आपका मेंडल। ओके, ये हमारे मेंडल हैं। इनके बारे में इनकी स्टोरी भी बहुत खास थी। इनकी स्टोरी जो बताई थी, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट पे। ये तुम लोग पढ़ते आ रहे हो बचपन से, या तुम लोग ने सुना था कि पी प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया, और उन 7 साल के एक्सपेरिमेंट के बाद इनको कुछ रिजल्ट्स मिले थे। उस रिजल्ट्स के बेसिस पे इन्होंने जेनेटिक्स के वो प्रिंसिपल, वो सिद्धांत दिए जो आज भी वैलिड हैं। ठीक, काफी चीजें उसमें वैलिड हैं, कुछ चीजें थोड़ी सी मॉडिफाई करी गई और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया उनकी थ्योरीज को, बट हाँ, द कोर ऑफ द जेनेटिक्स लाइज देयर। ठीक, तो ये मेंडल का फोटो सामने है स्क्रीन पे, और यहाँ पे एक फोटो और दिख रहा है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, फिर भी वापस से बताऊंगा। ये क्या, ये कौन सा चर्च है, कौन सी मोनेस्ट्री है, यहाँ पे यहाँ पे इन्होंने काम किया था। ये इसी के सामने इनका फील्ड था, इसी मोनेस्ट्री के सामने इनका फील्ड था। ठीक, इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, जो कि उस दिन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। इनकी जिंदगी की शुरुआत होती है 1822 में। ये पैदा होते हैं, और कहाँ पैदा होते हैं? हाइसिस शहर में पैदा होते हैं, जो कि चेक रिपब्लिक में है। अब जो चेक रिपब्लिक है उसका नाम चेकिया हो गया था, चेक रिपब्लिक हो गया था, नाम चेंज होता रहता है उस कंट्री का। वहां पे 20 जुलाई 1822 को ये पैदा होते हैं। ठीक है, हाँ, तो इनका जन्म हो गया 1822 में। इसके बाद जब ये 6 साल के थे, तभी कुदरत ने उस मतलब इनके लिए वो चीज, वो इनका जो गार्डन होने वाला, जिसपे एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, उसको तैयार कर दिया गया। कैसे? क्योंकि पहली बार जब ये 6 साल के थे, 1828 में, 1828 में सेंट थॉमस मोनेस्ट्री के सामने ये वाला गार्डन स्टैब्लिश किया गया। ठीक, इनके लाइफ में इनकी बहन का काफी योगदान रहा था, क्योंकि इनकी जो बहन थी थेरेसिया, वो इनसे छोटी थी। जब ये 7 साल के तब ये वो पैदा हुई, लेकिन उन्होंने इनकी एजुकेशन में काफी हेल्प करी। ठीक, ओके, फिर ये स्कूल गए। ऑब्वियसली सब स्कूल जाते थे। 1834 में इन्होंने जिम्नेजियम ज्वाइन किया और इनकी ट्यूशन फीस माफ हो गई थी। ठीक, लेकिन इनकी जिंदगी में एक ऐसा टाइम भी आया जब इनको स्कूल छोड़ना पड़ा। वो 18 एक सेकेंड, ट्रेन आ गई। 1839 में इनको क्या हुआ कि ये बीमार पड़ गए और इनको स्कूल छोड़ना पड़ा। ठीक, इन्होंने स्कूल छोड़ दिया, लेकिन इनको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया अगले साल, क्योंकि इनके पास इनको रिकमेंडेशन मिला था, और ये
ग्रेजुएशन किया इन्होंने, जिम्नेजियम में ग्रेजुएशन किया। ठीक, तो इनकी जिंदगी में ये जिम्नास्ट बनने वाले थे। और इसके बाद लेकिन 3 साल के यूनिवर्सिटी के बाद इनको एक नया ख्याल आया, क्यों ना मैं एक थियोलॉजिकल ट्रेनिंग लूं, क्यों ना मैं एक पादरी वाली पढ़ाई करूं। ठीक, तो इन्होंने जो मॉनेस्ट्री थी उसको ज्वाइन कर लिया। कौन सी मॉनेस्ट्री को? वही मॉनेस्ट्री जो आपको सामने फोटो में दिख रही है। ठीक, इस मॉनेस्ट्री को इन्होंने ज्वाइन कर लिया। इस मॉनेस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने वहां पे प्रीस्ट की ट्रेनिंग ली, ये एक प्रीस्ट बन गए और 1847 में ये एक पादरी बन चुके थे। ठीक, अब सर जब या पूछो सर ये क्या है, टू असिस्टेंट हेल्पर असाइन टू हेल्प हिम, मतलब इंग्लिश में कहते थे दो असिस्टेंट। ये आगे बाद में बताऊंगा कि इनके जो मतलब इनका फील्ड था उसमें कैसे इनके साथ 2 लोगों ने इनकी हेल्प की थी, उसके बारे में है। ठीक है, ओके। बट या अब ये पादरी बन गए, अभी वहां तक नहीं पहुंचे, 1856 में होगा वो, अभी 1847 पे। 1849 इनको टीचिंग पोजीशन मिल गई, ये जिम्नेजियम के टीचिंग पोजीशन मिल गई। मतलब ये पादरी बने लेकिन वापस से वहीं आए जहां ये से चले थे, जिसमें ग्रेजुएशन किया था उसी में इन्होंने जॉब करी एक तरह से। लेकिन 1 साल बाद एक और इनकी जिंदगी के साथ खेल होता है, इनके टीचिंग एग्जाम ही फेल कर जाते हैं अपना। ठीक, अब क्या होता है कि टीचिंग एग्जाम फेल कर जाते हैं, लेकिन इनके दिमाग में ये आता है कि ये थोड़ा और पढ़ाई कर लेते हैं। तो ये और पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ वीना चले जाते हैं, ऑस्ट्रिया में है जो, और वहां जाके फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्लांट साइंस, डॉपलर के साथ क्या थियोलॉजिकल स्टडी छोड़ दी थी इन्होंने। हाँ, इन्होंने थियोलॉजिकल स्टडीज को मतलब एक तरह से रोक लगा दी, मतलब उसको मतलब सीख लिया था, लेकिन ये इनका दिल इसी में लग रहा था पढ़ाई में, ये वापस से पढ़ने लग गए। ठीक, ये वापस पढ़े। इन्होंने वापस पढ़ने के बाद इन्होंने फिजिक्स पढ़ी, एक्सपेरिमेंटल मेथड और प्लांट साइंस यहीं से सीखी। प्रोफेसर डॉपलर के साथ इन्होंने काम किया, प्रोफेसर अंगर के साथ काम किया, और प्रोफेसर डॉपलर के बारे में बताया था, उन्होंने डॉपलर इफेक्ट की खोज की थी। ठीक, इसके बाद ये वापस आ गए, पेपर पब्लिश किया इन्होंने कि इंसेक्ट कैसे क्रॉप को डैमेज करते हैं। अब इनको, लेकिन इनके पास वो कलाकारी, वो फन इनके पास आ चुका था कि ये कैसे एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते थे। ये प्लांट साइंस भी जानते थे, ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर सकते थे, और इन्होंने फिजिक्स पढ़ी थी, तो लिहाजा इन्होंने साथ में मैथ्स भी पढ़ी थी, तो इनको मैथ्स की भी अच्छी खासी नॉलेज थी। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक्सपेरिमेंट करूं। ठीक, तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए अब उसी मैदान का, उसी गार्डन का इस्तेमाल किया जो कि आज से 30 साल पहले, 20 साल पहले बन चुका था। 1928 में जब ये 6 साल के थे, जब ये वो गार्डन इस्टेब्लिश किया जा चुका था, उसी गार्डन को इन्होंने यूज करने की सोची, और उसी गार्डन में इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट्स किए जिसके बारे में हम अपनी एनसीईआरटी की बुक में पढ़ते हैं। ठीक, तो इन्होंने वो जो गार्डन इस्तेमाल किया, सबसे पहले इनको अपनी कंडीशंस अपने हिसाब से रखनी थी, क्योंकि इनको जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इनको अपने हिसाब से, उनको लाइट कितनी मिले, इनको कितना टेम्परेचर हो, क्रॉप डैमेज ना हो, इन सब चीजों का भी ख्याल रखना था। और ये सब चीजें ये सीख चुके थे जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ मीना में पढ़ते थे, क्योंकि इन्होंने वहां प्लांट साइंसेस की पढ़ाई की थी, और इन्होंने वहां पे तो ये भी देखा था किस तरह से इंसेक्ट क्रॉप को डैमेज कर देते हैं। तो ये अब एक ऐसे इनके पास ये वाला फन मौजूद था कि ये किस तरह से एक अच्छे क्रॉप को की पैदावार कर सकते हैं, उसकी कैसे केयर कर सकते हैं, वही इनके लिए बहुत ज्यादा काम आया। 1856 से 1863 ये 7 साल वो अहम 7 साल हैं जब इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट्स किए, इन्होंने पी प्लांट्स को चूज किया। इसमें ये कह सकते हैं हम कि ये थोड़े लकी, थोड़े भाग्यशाली थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो पी प्लांट चूज किया उसके कई रीजंस थे। पहला रीजन तो ये साफ साफ कि पी प्लांट के कैरेक्टर्स जो थे वो देख करके पहचान सकते थे, जैसे कि उसकी फली जो होगी वो कॉन्स्ट्रक्टेड होगी या फिर कैसी होगी, मतलब स्मूथ होगी, ये देख के पहचान सकते थे। जो उसके दाने होंगे वो दाने गोल होंगे या फिर उसके रिंकल्ड होंगे, ये वो देख के पहचान सकते थे। उसका कलर क्या होगा देख के पहचान सकते थे। उसके फल 1854 में बोल रहे संत थॉमस ग्रीन हाउस। हाँ, तो इन्होंने वापस
1854 में जब ये 1856 में एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन 2 साल पहले से तैयारी स्टार्ट करी थी। वो ग्रीन हाउस बनाया उन कंडीशंस को रखने के लिए। ठीक, इन्होंने कुल मिला के 29,000 पी प्लांट्स पे काम किया। और जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ये 2 असिस्टेंट क्या थे, ये 2 लोग ऐसे लोग थे जो इनकी इस काम में मदद करते थे। ठीक, ये जितने लकी थे एक तरह से उतने अनलकी भी थे। क्यों? लकी इस मामले में थे कि इन्होंने पी प्लांट चूज किया और इनके जो रिजल्ट्स आए दोज वर एस्टोनिशिंग। ठीक है, वो आश्चर्यचकित करने वाले थे हम लोग को। ठीक है, लेकिन अनलकी इसलिए थे ये क्योंकि इन्होंने जो भी किया उसको पब्लिश किया। 1865 में उन्होंने पब्लिश किया, उन्होंने प्रेजेंट किया पहले मार्च में, फिर 1866 में पब्लिश किया, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में के जर्नल में पब्लिश की अपने रिजल्ट्स। लेकिन किसी ने इनके रिजल्ट्स पे ज्यादा खास तवज्जो नहीं दी। क्यों नहीं दी इनके रिजल्ट पे तवज्जो? क्योंकि इन्होंने वो जो रिजल्ट्स थे, जो इनका एक्सपेरिमेंट था, ये एकदम नई चीज थी। ये एक जेनेटिक को, एक बायोलॉजी के प्रिंसिपल को मैथ्स का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे वहां पे। ठीक, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहे थे कि किस तरह से कैरेक्टर्स पास होते हैं। तो मतलब वो एक तरह का आपका जो अभी आप देखेंगे रेशियो देखेंगे, तो रेशियो वो जो आता है वो किस तरह से मैथमेटिकल फॉर्मूले पे मतलब फिट बैठ रहा था। और वो कहीं ना कहीं a+b² का फॉर्मूला या इस टाइप की मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज कर रहे थे एक बायोलॉजिकल फॉर्मूले, एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, जो कि उस टाइम के लोगों के लिए बिल्कुल भी मतलब वो बिल्कुल भी मान नहीं सकते थे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो एक कॉमन चीज नहीं थी, वो उनके लिए बहुत अलग चीज थी। लाइक उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था कि बायोलॉजी और मैथ्स कभी मिला नहीं सकते थे। अब हमको पता है, अब हम बहुत जगह बायोलॉजी मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस टाइम के लिए ये ऐसी चीज हो गई कि तुम्हें 2 एकदम डिस्टिंक्ट फील्ड को, 2 ऐसे अपोजिट पोल्स को मिला करके कॉन्सेप्ट को प्रूव करने लग जाओ। ऑब्वियस सी बात है, इंसान तुम्हारी बात को नहीं मानेगा। तो इनके साथ वही हुआ, इनकी बात को नहीं माना गया, इनको नकार दिया गया, इवन इनकी बात को ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया इनकी बात पे। और ये अपनी पब्लिश करके रिजल्ट, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से पहले एक और अहम मोड़ आया, क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट से बैटल की। 10 साल तक इनकी गवर्नमेंट से लड़ाई चली। किस बात पे लड़ाई चली? इनकी जो इनकी मॉनेस्ट्री थी उस पे एक नया टैक्स इंपोज कर दिया गया था, एक नया टैक्स लगा दिया था गवर्नमेंट ने, जिनको इनको गैर संवैधानिक लगता था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता था। तो उन्होंने उस पे आपका उसके खिलाफ आवाज उठाई, आवाज बुलंद करी अपनी, और गवर्नमेंट से लड़ते रहे आखिरी दम तक, 1884 तक। 6 जनवरी 1884 को इनका देहांत हो गया, इनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ अ किडनी डिजीज। ठीक, तो इस तरह से कौन सा मारेगा इसको? इसके बाद कोई और बने होंगे, इलेक्शन हुआ होगा ऑब्वियसली। हाँ, ऑब्वियसली इसके बाद इलेक्शन हुआ होगा। खैर, बट या सो ये इनकी कहानी थी जो कि काफी अहम थी जानना हम लोग के लिए। तो हमने इनकी कहानी समझी। तो देखो इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जो अपने प्लांट लिए, पी प्लांट, उन्होंने उसके कंट्रास्टिंग ट्रेट लिए। कंट्रास्टिंग ट्रेट का क्या मतलब है? मतलब किसी भी प्लांट के जैसे कि 2 अलग अलग फीचर्स, मतलब एक ही फीचर के 2 अलग अलग, मतलब 2 अलग अलग मान लेते हैं कि टाइप। जैसे कि एक हाइट है तो एक टॉल एक शॉर्ट। ठीक, तो ये 2 अलग अलग ट्रेट हो गए, टॉल एंड शॉर्ट। ठीक, अभी जो है इनको जो दिख रहा है वो है, मतलब जो इसको कहते हैं फिनोटाइप। अभी हम इसके जेनेटिक्स पे नहीं जा रहे कि अंदर से क्या है, अभी जो दिख रहा है वही दिख रहा है। ठीक, एक टॉल प्लांट लिया जो देखने में लंबा था, एक शॉर्ट प्लांट लिया जो देखने में छोटा था। ठीक, क्या किया इन्होंने? मटर, ऑब्वियसली मटर का पी प्लांट को। सर इसमें छोटे और बड़े में अंतर क्या होता है? लंबा और मटर तो हाइट का प्लांट हाइट का, हाँ मटर सेम होती है, हाइट का फर्क था प्लांट के हाइट का। ठीक, अभी बताता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिए थे, बताता हूँ। देखो सफेद मटर अलग होती है और ये वाली मटर अलग होती है कि एक ही होती है? कौन सी?
जो पनीर के संग खाते हैं सफल मटर। हाँ हाँ वही 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 सेम मटर, ये वही मटर है, पी प्लांट, वही पी प्लांट है। हाँ ओके, नाउ लिसन टू इट, फिर क्वेश्चन पूछना आफ्टर दिस। ओके या तो टॉल एंड शॉर्ट प्लांट लिया तो दो कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गए। कंट्रास्टिंग क्यों है, एक लंबा एक छोटा, कंट्रास्टिंग है ना, मतलब अलग अलग। ओके सो इन्होंने इसका क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद क्या एक्सपेक्ट करता है इंसान, क्या एक्सपेक्ट करेगा? एक आम इंसान ये एक्सपेक्ट करेगा कि टॉल और शॉर्ट का क्रॉस कराऊंगा क्रॉस तो मैं कराया मतलब कि जीन से कराया कि प्लांट को मतलब कि बांध के। उसका पॉलन ग्रेन एक के दूसरे के उस पे गाइनोशियम पे डाला, ठीक है। ओके पॉलन ग्रेन, इसका पॉलन ग्रेन इसके गाइनोशियम पे डाला, इस तरह से क्रॉस कराया, ठीक। तो एक का पॉलन ग्रेन यूज किया, दूसरे का ओवरी यूज करी, ठीक है। एक का एग यूज किया, एक का पॉलन ग्रेन यूज किया, ठीक। तो ऐसे क्रॉस कराया तो इनका बच्चा होगा, तो बच्चा क्या होगा, पी का बच्चा पी होगा ना। तो पी प्लांट का जो नया प्लांट निकला, फर्टिलाइजेशन किया, तो क्या एक्सपेक्ट करा इंसान ने? इंसान ने एक्सपेक्ट किया कि जितने होंगे वो मीडियम साइज आएंगे। अगर एक लंबा एक छोटे का क्रॉस कराते हैं तो क्या आना चाहिए, मीडियम। ये एक कॉमन सेंस कहता है हमारा, लेकिन ऐसा तो ये बिल्कुल कितने साल नहीं बाद पता हुआ। चला? 1 साल तो लग गई होगी प्लांट को। तो हाइट अलग अलग हो सकती है, तो अलग अलग हाइट में छोटे था, वो शॉर्ट हाइट में छोटा था, टॉल हाइट में बड़ा था, तो हाइट ली। अब एक एक्सपेक्ट किया कि सारे बीच के आने चाहिए, लेकिन देखा क्या, सारे के सारे प्लांट टॉल आ रहे थे। तो ये रिजल्ट्स बहुत ज्यादा चौंका देने वाले थे, ऑब्वियसली होंगे। अगर तुम सोचो अपने आप को मेंटल की जगह पे रख के, तो तुमको क्या लगेगा कि ये क्या हुआ, मतलब वो जो शॉर्ट वाला कैरेक्टर था वो कहाँ गया, मतलब ये शॉर्ट और टॉल का मतलब क्रॉस कराया, आ गए सारे टॉल, ठीक। अब लेकिन ये साइंटिस्ट का दिमाग क्या था, इन्होंने यहीं पे नहीं रुके, इन्होंने कहा जो इतने टॉल प्लांट आए हैं इनको आपस में क्रॉस कराता हूं, मतलब जितने टॉल आए थे इनसे टॉल का क्रॉस टॉल से कराया, ठीक। मतलब इसका एक का एंथर लिया, मतलब एक का पॉलन ग्रेन लिया और एक का गाइनोशियम में जाकर के क्रॉस करा दिया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया। जब ये फर्टिलाइजेशन हुआ तो मतलब यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं कि आपस अपने का अपने प्लांट में टॉल का टॉल से, तो क्या मिलता है इनको, इन्होंने देखा कि इनको 3 टॉल प्लांट एक शॉर्ट प्लांट मिल जाता है। अब और चौंक गए कि जब मैं पहले टॉल और शॉर्ट का करा रहा था तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मीडियम आए, तो मीडियम नहीं आया, तो सारे के सारे लंबे प्लांट आ गए। और जब मैं टॉल को का टॉल से ही करा रहा था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सारे के सारे प्लांट टॉल आएंगे, जब मैं टॉल का टॉल से करा रहा हूं क्रॉस। तो लेकिन हुआ क्या, तो रिजल्ट तो बहुत अलग आए। 3 टॉल आ गए, मतलब अगर मतलब 75% टॉल आ गए और 25% प्लांट शॉर्ट आ गए। अब ये चौंक गए कि आखिर कुछ तो ऐसा है, दिमाग चलाया, इनको समझ आया कुछ तो ऐसा है जो यहां शॉर्ट प्लांट से चला, यहां पे एक्सप्रेस नहीं हुआ लेकिन यहां पे एक्सप्रेस हो गया, कुछ ऐसा है, ठीक। अब ये क्या है, आज हम जानते हैं ये क्या है। हमें पता है जीन है, एक पर्टिकुलर जीन है जो यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हुआ है, यहाँ पे वो जीन रेसेसिव है और यहाँ पे वो एक्सप्रेस हो गया है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लेकिन इन्होंने ही दिया कि ऐसा कुछ है जो कि कंजर्व रहता है, जो कि फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होता है, और वो कभी एक्सप्रेस होता है और कभी नहीं होता है, ठीक। तो इन्होंने कहा कि जो वो है उसका नाम जीन नहीं दिया इन्होंने, और जीन बाद में नाम पड़ा है फैक्टर्स, देयर आर सम फैक्टर्स दैट जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। ये बात बोल दी इन्होंने, ठीक। सबको पसंद आई बात, सबको तो नहीं पसंद आई ऑब्वियसली, इनको पसंद आई, इनके दो जो असिस्टेंट उनको ये बात पसंद आई, ठीक। अब क्या किया इन्होंने, इन्होंने कहा ठीक है मुझको एक रिजल्ट मिल रहा है, एक काम करता हूं मैं और कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं, ठीक। अभी मैंने हाइट को लिया था, अब मैं क्यों ना फ्लावर के कलर को करके देखूं, क्या और क्या मैं पॉट के कलर को करके देखूं, मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजों को करके देखता हूं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को करके देखता हूं, कंट्रास्टिंग ट्रेट लेके देखता हूं। क्या हर बार ऐसा ही होता है क्या, क्या हर बार कोई पहली बार में कोई एक ट्रेट डोमिनेंट रहता है क्या, हमेशा वही वाले सारे दिखने लग जाते हैं, फिर दोबारा जब क्रॉस करता हूं क्या तो जो छुपा हुआ दूसरा ट्रेट होता है वो सामने आ जाता है क्या, इनके दिमाग में सवाल था।
और इन्होंने इस सवाल का जवाब पाने की कोशिश करी और इनको ये सवाल का जवाब मिला भी। तो कैसे मिला? इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने अब फ्लावर का कलर की बात करी। चलो मैं एक काम करता हूं, पर्पल फ्लावर का व्हाइट फ्लावर से क्रॉस करा देता हूं। ठीक, अब एक आम इंसान वही बात, लेकिन अब इनको आइडिया हो चुका था। हम क्या सोचते हैं, पर्पल और व्हाइट, कहीं ना कहीं पर्पल और व्हाइट का मिक्स है, मतलब थोड़ा लाइट पर्पल मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, हमको ये बात पता चल चुकी थी, मेंडल को ये बात पता चल चुकी थी। जब मैंने टॉल और शॉर्ट का कराया था तो मुझे सारे टॉल मिले थे, तो अभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर मैं पर्पल और व्हाइट का कराऊंगा तो इनमें से कोई एक ही कलर मिलेगा मुझको। ठीक, और उनको ऐसा हुआ भी, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया वैसा हुआ भी। हाँ हाँ हाँ, तो ये यही देखना चाह रहे थे कि क्या ऐसा होगा, क्या जो मुझे रिजल्ट हाइट में मिले, क्या मुझे और कैरेक्टर्स का मैं कंट्रास्टिंग ट्रेट लूंगा तो भी मिलेंगे। और इनको कहीं ना कहीं उम्मीद थी, और इनकी उम्मीद जो थी, उम्मीद पे मतलब इनकी जो उम्मीद थी उस पे ये खरे उतरे। क्या हुआ? हाँ, इनको एक ही कलर का प्लांट मिला। किस कलर के? पहली जनरेशन में पर्पल। तो अब ये इनका दिमाग और मतलब पर्पल वाला जो कलर है, कहीं ना कहीं ये कलर थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। मतलब अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात कर रहा हूँ, डोमिनेंट रेसिव की बात नहीं करता, लेकिन दिमाग में इनके चला कि कहीं ना कहीं पर्पल कलर व्हाइट कलर पे भारी पड़ रहा है। जैसे कि टॉल डॉर्फ पे भारी पड़ रहा था, शॉर्ट पे भारी पड़ रहा था। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि टॉल डॉर्फ पे भारी पड़ता है, लेकिन कलर में तुम लोग नहीं डिसाइड कर सकते ना कि कौन सा भारी पड़ रहा है पड़ेगा, जब तक कि तुम करा के ना देखो। तो इन्होंने लेकिन करा के देखा, तुमको पता चला ओके पर्पल भारी पड़ रहा है। फिर इसके बाद इन्होंने पर्पल को पर्पल से कराया, जो मिले ये पर्पल, खूब सारे पर्पल मिले, क्योंकि एक प्लांट को एक एक को नहीं कराया था। ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे खूब सारे पर्पल को खूब सारे व्हाइट से कराया था तो बहुत सारे मिले, लेकिन जितने भी मिले सारे के सारे पर्पल ही मिलेंगे। ठीक, तो इन्होंने अब ये पर्पल को आपस में करा के दिखाया, पर्पल को पर्पल प्लांट से कराया। क्या पाया? वही जो पहले पाया था, 3 पर्पल 1 व्हाइट, मतलब 3:1 का रेशियो, मतलब 75% पर्पल फ्लावर और कहीं ना कहीं इनको लाइक व्हाइट फ्लावर मिल रहे थे जो कि 25% थे। यहाँ पे देखो इन्होंने ये एक रफ सी कैलकुलेशन करी है। अगर इन्होंने लगभग कितने करे, 705 एंड 224, कितना होता है ये? बताना, 705 900 9 to 5 930 हो गया, लगभग 929। हाँ ठीक, 929 करीब, 929 फ्लावर यूज किए। 929 में से 705 तुम्हारे पर्पल आए और 224 व्हाइट आए, तो ऑलमोस्ट वही रेशियो आया, 75:25 का रेशियो, 3:1 का रेशियो आ रहा था। तो इन्होंने कहा ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज हो गई मेरे साथ, जो मतलब मैंने अपने टॉल में देखी कैरेक्टरिस्टिक, वही यहाँ पे इस फीचर में आ रहा है। अब इन्होंने कहा चलो और फीचर्स देके देखता हूँ, इसीलिए तो 7 साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहे। हाँ बोलो। सर ये कह रहा हूँ, जो आपने फ्लावर लिए हैं इसमें आपस में क्रॉस करा के प्लांट बन गया? हाँ, आपस में क्रॉस कराएंगे ना, प्लांट को आपस में क्रॉस कराया तो कैसे कराएंगे क्रॉस? तो प्लांट को कराया कि बस हाँ, तो इन्होंने फिर ये चीज कहा चलो मैं और कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी देखता हूं, तो किस किस चीज पे करके देखा ये समझो। इन्होंने कहा ठीक, मैं 4 चीजों पे करके देखूंगा, मोटी मोटी 4 चीजें। पहले सीड, मतलब जो सीड, जो तुम चना, जब ये जो मटर खोलते हो, मटर के अंदर जो मिलता है, इसको सीड कह रहा हूं मैं। ये कैसा है, राउंड है या रिंकल है? ठीक, तो राउंड सीड वाले प्लांट का, ऐसे प्लांट जिसके पास राउंड सीड था उसका ऐसे प्लांट से क्रॉस कराया जिनके पास रिंकल्ड सीड था। तो क्या पाया? इनमें से कोई पहली जनरेशन में सारे के सारे राउंड आए और अगली जनरेशन में 3:1 का रेशियो पाया। ठीक, ऐसे कॉटिलिडेंस, किसी जो कॉटिलिडन का था वो कलर क्या था? तो कॉटिलिडन के कलर का, क्या होते हैं? तुम्हारे जो सीड के अंदर ये होता है ना, जो कॉटिलिडन, सीडी की बात कर रहे हैं, मतलब जो सीड है वो ये डाइकॉट है ना, ये बीच में टूट जाता है। तो कॉटिलिडन नहीं पढ़ा था तुम लोग ने कि मोनोकॉट एंड डाइकॉट? तो कॉटिलिडन मतलब वो जो अंदर मटर का दाना है, मटर का दाने को देखा कि वो ग्रीन है या पीला है, येलो एंड ग्रीन, और उसको क्रॉस करा के देखा तो वही पाया। फर्स्ट जनरेशन में सारे एक कलर आ रहे थे, अगली जनरेशन में अलग कलर आ रहे थे। ठीक, इसी तरह से इन्होंने फिर फ्लावर के कलर को करा के देखा, वो हमने देख लिया, वॉयलेट और व्हाइट को करा के देखा। पहले जनरेशन में सारे वॉयलेट आए थे, अगली जनरेशन में 3:1 का रेशियो, तीनों जगह पास। फिर इन्होंने पॉड, पॉड मतलब ये जो मटर की फली होती है इसका,
इसको देखा पॉड को, फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड, मतलब ऐसे फुल वाली होती है, कैसे नहीं होती, दबी दबी सी कॉन्स्ट्रिक्टेड टाइप की, दोनों देखी। तो पहली बार में जब देखा फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड वाले प्लांट को क्रॉस कराया तो सारे फुल वाले आने लग गए। फिर अगले क्रॉस में 3:1 का रेशियो आ गया। इसी तरह से पॉट के कलर में भी यही खेल हुआ कि येलो और ग्रीन का कराया तो देखा फर्स्ट जनरेशन में एक कलर आ रहा था, सेकेंड जनरेशन में 3:1 का रेशियो मिल गया। और स्टेम में तुम लोग ने देखा स्टेम का लॉन्ग और शॉर्ट का कराया तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे लॉन्ग प्लांट आ रहे थे और सेकंड जनरेशन में 3 लॉन्ग 1 शॉर्ट का रेशियो आ रहा था। और इस तरह से इन्होंने पोजीशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में कि द पोजीशन ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस, फ्लावर कहाँ पे है, ठीक। तो तुम लोग ने कई सारे इन्फ्लोरेसेंस के टाइप पढ़े थे, जैसे कि रेसिमोस पढ़ा था, स्पाइक पढ़ा था, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस के टाइप। तो इन्होंने एक्सियल और टर्मिनल बोला कि एक्सिस पे मतलब एक्सियल है, टर्मिनल पोजीशन पे, ठीक। तो एक्सियल और टर्मिनल का करा के देखा और इन्होंने क्या पाया, पहले में सारे के सारे या तो एक्सियल आ रहे होंगे या टर्मिनल आ रहे होंगे। अगले में क्या हुआ कि 3:1 का रेशियो आया। तो इन्होंने इन सबको देखने के बाद सारा रिजल्ट जो था उसको एक इक्वेशन में लिखा, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी और इक्वेशन के बेसिस पे इन्होंने कुछ फॉर्मूलेज बताए, कुछ चीजें बताई, कुछ ऐसे लॉज दिए जो आज भी हमारे वैलिड है, ठीक। अब हम अगली क्लास में ये जानेंगे वो लॉ क्या थे और उन्होंने क्या कैलकुलेशन करी। मैं वो कैलकुलेशन तुम लोग को करके दिखाऊंगा और उससे हम लोग एक तरह से मेंडल की सोच को समझेंगे कि मेंडल ने क्या किया, क्या क्या उसकी कैलकुलेशन आई और कैसे वो कैलकुलेशंस हमारे मेंडल के प्रिंसिपल में बदल गई और ये सारे रिजल्ट्स उन इक्वेशंस में कैसे फिट होते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक। Yes, तो sir. ओके